Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Mehjabeen. I'm Assistant Professor OPG and CEO of MedHome eLearning. MedHome eLearning is proudly announcing its regular session for FCPS 1 for September attempt. Hopefully अल्लाह करे सितंबर में हो जाए एग्जाम, लाइकली तो डिले होगा क्योंकि आप लोगों का जो जून वाला एग्जाम है वो ही नहीं हुआ, लेकिन वी विल ट्राई कि सितंबर में तक हम अपना सिलेबस कवर कर लें। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो इंट्रोडक्टरी है कि MedHome जो है आफ्टर हैविंग ग्रेट सक्सेस इन इट्स क्रैश कोर्स जो रिसेंटली हमने कवर किया है, उसके बाद रेगुलर सेशन कैसे लेके चलेगा। वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्यूरीज, so today together with our mentor Dr. Fatma Atif we are going to discuss it. अच्छा, कोई भी ड्यूरिंग सेशन प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यूज़ चैट बॉक्स, क्योंकि अगर आप माइक को अनम्यूट करेंगे तो फिर जो है काफ़ी डिस्टॉर्शन होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या एजेंडा है, हाउ वी विल कंडक्ट आवर रेगुलर सेशन। ठीक है, हमारा प्लानर क्या है। हमारा प्लानर ये है कि जो FCPS 1 है बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 बेसिकली 80% कवर करता है पूरे जो है स्कोर को या पूरे जो है MCQs को। चलिए, अब शायद आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो पेपर 1 जो है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिजियोलॉजी, फार्मा, पैथोलॉजी इंक्लूडिंग माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैट, ये होते हैं आप लोगों के। और पेपर 2 में भी बेसिकली इनके जो अप्लाइड हैं चीज़ें वो आती हैं। तो पेपर 1 के लिए ये जो वर्कशॉप है वो हम बेसिकली कंडक्ट कर रहे हैं, और पेपर 2 जो है उसके लिए वर्कशॉप होगी बाद में, वो होगी स्पेशलिटी ओरिएंटेड। मीन्स जो OBG में दे रहे हैं वो जो है मेरे साथ 6-7 की एक्टिविटी डेज की एक्टिविटी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो राइट नो व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट पेपर 1 बेसिक साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको MedHome ने डिफरेंट फैकल्टीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप उनको सब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हैं। हो गया, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अभी बहुत सारे बच्चे में ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप अभी भी ज्वाइन कर रहे हो तो यू कैन हैव रिकॉर्डिंग, नथिंग टू वरी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी के लिए वी हैव डॉक्टर ज़हीर अहमद। सबको पता है इनका बहुत फेमस है FCPS 1 स्टूडेंट्स में ड्यू टू हिज फेमस स्टाइल ऑफ टीचिंग। और FCPS मेडिसिन है, FCPS न्यूरोलॉजी भी है, और 18-20 गोल्ड मेडल्स हैं इनके बिहाफ पे, एंड इज़ रियली वेरी एक्सीलेंट टीचर। उनका फीडबैक बहुत अच्छा है, वो हम आप लोगों से शेयर भी करेंगे, करते भी रहते हैं पेज पे, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। इसके बाद डॉक्टर फातिमा है, शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर फार्माकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी और कुछ सब्जेक्ट्स फिजियोलॉजी के आपको पढ़ाएंगी। इसके अलावा क्लास मॉडरेटर जो हैं वो आप लोगों को असिस्ट कराते रहेंगे, इंक्लूडिंग डॉक्टर दुर्रा नायाब हैं, डॉक्टर ताहिर हैं, इनको हम बाद में इनके नाम आपको बताते हैं। तो ये फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी के लिए हमारे पास फैकल्टी है। इसके अलावा जो पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के लिए हैं वो डॉक्टर एजाज वारिस हैं, प्रोफेसर एजाज वारिस, फेमस फॉर हिज 200 इम्पोर्टेंट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी प्लांट्स। क्रैश कोर्स में वो हमें करा चुके हैं, स्टूडेंट्स को करा चुके हैं। यूट्यूब पे भी उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, फॉर ओरिएंटेशन यू कैन लिसन। इसके अलावा डॉक्टर नाइला आतिफ हैं जो आज एक टॉपिक पढ़ाएंगी भी पैथोलॉजी का। शी इज़ आल्सो कंप्लीट प्रोफेसर एंड इंटरनेशनल नेशनल हर किस्म की डिग्रीज हैं इनके पास, बहुत फेमस है ड्यू टू हर टीचिंग स्टाइल। और इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं आजकल। फर्स्ट टाइम ये बेसिक साइंसेस के लिए पढ़ाएंगी पैथोलॉजी FCPS 1 को, बट यू विल लव हर टीचिंग स्टाइल। अच्छा, एनाटॉमी के लिए न्यूरोसर्जन है हमारे पास डॉक्टर ज़फ़्ताम। इनके जो डेमो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी। अभी इन्होंने क्रैश कोर्स करवाया है हेड एंड नेक के लिए, जिसमें सर्जरी, रेडियोलॉजी, DDS, फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, एनेस्थीसिया के स्टूडेंट्स थे।
और उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा था। लिम्स पढ़ाने के लिए डॉक्टर अरफान हैं, पेल्विस में खुद पढ़ाऊँगा। एब्डोमेन थोरेक्स के लिए वी हैव 2 नेम्स, डॉक्टर कलीम जमील एंड डॉक्टर नसीम शहरजाद। उनकी अपनी सीरीज़ भी है, बट जो भी उन दोनों में से अवेलेबल हुआ ही विल टीच। तो एनेटमी के लिए भी बहुत अच्छी फैकल्टी है। बायोकेमिस्ट्री के लिए डॉक्टर बरीरा मुमताज़ हैं, सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर हैं बायोकेमिस्ट्री की, कंसल्टेंट हैं। बायोस्टैट के लिए मेरे फादर हैं और प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन हैं, इस्लामाबाद रफा में रही हैं कुछ अर्सा, आजकल फहद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं KSA में। 50-60 बुक्स हैं इनके बिहाफ पे जो ये लिख चुके हैं। एंड बायोस्टैट इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। FCPS है, MSc है एनवायरमेंटल साइंसेस में। यू विल लव हिज टीचिंग स्टाइल। वैसे बायोकेमिस्ट्री बायोस्टैट थोड़े माइनर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन चूँकि ये भी मेजर जो है एज कलेक्टिवली ये मेजर जो है परसेंटेज ले सकते हैं, तो हम इनको भी इग्नोर नहीं करेंगे। हर फैकल्टी के बाद जो है एक ग्रैंड टेस्ट होगा, ताकि आप टेस्ट कर सकें आपने कैसा पढ़ा है। इसके अलावा हर टॉपिक के साथ कुछ मिनी क्विज़ेस भी होंगे आपके, ठीक है। वो ड्यूरिंग जो लेक्चर है वो भी, एट द एंड ऑफ द लेक्चर भी आपके कुछ ना कुछ ड्रिल्स और जो है की पॉइंट्स के साथ हम उनको रिकॉल्स को डिस्कस करते रहेंगे। बेसिकली बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये जो है रेगुलर सेशन होगा। अगर आप कोई सेशन मिस करते हैं तो यू कैन हैव रिकॉर्डिंग एज वेल, बट वी विल सजेस्ट के आप एक्टिव रहें क्लास में और इंटरेक्टिव सेशन पे ही फोकस करें, क्योंकि अच्छे से अच्छे लेक्चर तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। नोबडी इज लिसनिंग देम। टीम वर्क है बेसिकली जो आपको पुश करता है, एक कंपटीशन है जो आपको डेली पुश करता है, आपको मोटिवेट रखता है। तो इसके लिए जस्ट लाइक ए वर्चुअल क्लासरूम होगा मैडम का जो प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के बाद ग्रैंड टेस्ट होगा और एक मेगा ग्रैंड टेस्ट होगा, जस्ट लाइक द वे यू अटेम्प्ट योर पेपर इन योर ओरिजिनल एग्जाम, वैसे मीन्स टाइमिंग के साथ और 5 जो ऑप्शंस होती हैं इसके साथ, वो आफ्टर एंड ऑफ रेगुलर सेशन वी विल कंडक्ट इट। तो दैट वाज अबाउट पेपर 1। और पेपर 2 मैं बता चुकी हूँ, ये इस वर्कशॉप के बाद होगा। 1 वीक की एक्टिविटी होगी। जो OBG वाले होंगे वो मेरे साथ पढ़ेंगे, जो मेडिसिन वाले होंगे डॉक्टर तनीर के साथ पढ़ेंगे, जो सर्जरी वाले होंगे डॉक्टर सद्दाम के साथ, या डॉक्टर अरफान या डॉक्टर कलीम जमील जो FCPS के एडमिन भी हैं, आजकल मॉक टेस्ट भी आज हमें जो है करा रहे हैं पेज पे, ही विल टेक यू। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा क्लास मॉडरेटर्स में डॉक्टर दुर्र नायाब हैं, इसके सीरीज़ की को ऑथर हैं, मेडिसिन पैथोलॉजी में के लिए काफ़ी जो है अच्छा बताती हैं। डॉक्टर कलीम जमील अगेन रेजिडेंट हैं सर्जरी के, गोल्डन फाइल का इंट्रोडक्शन इन्होंने कराया था, एनेटमी बहुत अच्छी कराते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ताहिर हैं, फिजियोलॉजी इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। डॉक्टर असद अली हैं, ही इज़ नॉट बेसिकली MBBS डॉक्टर, ही इज़ फार्मासिस्ट, बट फार्माकोलॉजी इनकी बहुत अच्छी है। आजकल टेलीग्राम ग्रुप पर वो आप लोगों को पढ़ा वो डेली जो है वो रिकॉल्स करवा रहे हैं फिजियोलॉजी के, फार्मा के। डॉक्टर काशिफ खास खेली हैं, पेड्स के PGR हैं, हमारे मॉडरेटर्स में से हैं। और डॉक्टर ख्याली कुली अभी FCPS 1 को देंगे, बट ही इज़ रियली वेरी एक्टिव एट एवरी फोरम। फेसबुक का कोई ग्रुप है या व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का, आप डॉक्टर ख्याली को हमेशा हर जगह देखते होंगे, इनकी कीज बड़ी अच्छी होती है, बड़े टैलेंटेड हैं। तो दिस वाज अबाउट आवर क्लास मॉडरेटर्स। अच्छा, हाउ यू कैन सब्सक्राइब अस। अच्छा, पैसे पहले बता दूँ कि क्लासेस घूमते होंगी, 3 to 4 क्लासेस पर वीक होंगी। टाइमिंग जो है वो जो भी मेजॉरिटी को सूट करेगी वही होगी। यूजली रात के 10 बजे तक हर कोई कारी होता है, स्पेशली गर्ल्स, अगर फैमिली है तो वो बच्चे सो चुके होते हैं तब तक। तो ये क्लासेस होंगी, साथ में वीकली चैलेंजेस या होमवर्क टास्क वगैरह भी मिलते रहेंगे। आप पूरा कोर्स भी ले सकते हैं। आप अगर आपको बहुत अच्छी आती है पैथोलॉजी या फार्माकोलॉजी, आपको एनेटमी नहीं आती, तो ओनली एनेटमी आप ले सकते हैं, तो ये भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। कोर्स की जो होल फीस है वो 9,000 है, लेकिन मंथली फीस भी है स्पेशल केसेस में, अगर आप एडवांस वी कैन पे। और इसके अलावा बहुत यूनिक फीचर है जो मैडम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अपनी टीचिंग के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है 1 वीक after joining our course के it is not suitable for you, you can refund 100%, you can refund।
ओके, प्री कोर्स क्लासेस मेंटर्स के साथ होती रहेंगी, ताकि इवन बिफोर ज्वाइनिंग कोर्स आपको बताओ कि आपको कौन पढ़ाएगा, यू कैन मेक योर माइंड ओके FCPS का ये कोर्स हमें लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैं बेसिकली मुझे ये ख्याल ही क्यों आया कि मैं FCPS बन के आऊँ, और ये सारे जो प्रोफेसर्स हैं वाई दे आर टीचिंग यू पीपल, बिकॉज द मोमेंट अ पर्सन डू FCPS 1 वो तो पीछे मुड़ के भी नहीं दिखता है। इसके रीज़न ये है कि वी आर नॉट आफ्टर मनी एक्चुअली। हमारी बड़ी अच्छी प्राइवेट प्रैक्टिसेस हैं, माई सेल्फ लेप्रोस्कोपिक सर्जन, तो एक्चुअली वी रियली वांट टू अपलिफ्ट द सक्सेस रेट ऑफ FCPS 1, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है, यहीं से आपकी जो है ना बेस बननी है। अगर ये खराब हो गई ना तो वो पूरी ट्रेनिंग भी ऐसे रो पीट के गुजरेगी, और आगे पार्ट 2 वाले हालात तो आपको पता है, अगर 15% पास रेट 1 का है ना तो 7% जो है ना 2 का होता है। तो वी रियली फेड अप फ्रॉम दिस, हमने बड़ी मुश्किलों से एग्जाम पास किए हैं, बड़ी मुश्किल से ट्रेनिंग की है। वी डोंट वांट कि ये हमारी जो यंगर जनरेशन है ना वो इस मुसीबत से गुजरे। आपको जो है आधे नॉलेज के साथ एंटर होना पड़े, या आपको उनसे पढ़ना पड़े जो बेचारे खुद अपनी ट्रेनिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद FCPS 1 करके फारिग हुए हैं। तो वी रियली वांट कि पाकिस्तान में एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो। आप लोग जो है जिस भी फैकल्टी पे जाएं, यू आर डायरेक्टली ट्रीटिंग अ ह्यूमन लाइफ, तो कोई डाउट ना हो आपकी किसी भी लेवल में नॉलेज की बेस पे, ठीक है। ओके, दैट वाज अबाउट मी। अब डॉक्टर नाइला को मैं इनवाइट करती हूँ कि वो आपको बताएं हाउ यू शुड स्टार्ट टू रीड पैथोलॉजी, क्या किताबें पढ़नी है और MCQs कैसे करने हैं। डॉक्टर नाइला, आर यू देयर? स्क्रीन जी डॉक्टर नाइला, मैं इसको डॉक्टर नाइला जो हैं प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं, और इनके बारे में इंट्रोडक्शन मैं क्या करवाऊँगी, सब जानते हैं जो इनके स्टूडेंट्स हैं। शी इज़ रियली वेरी फेमस इन लाहौर, एंड इन लाहौर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें, और इंटरनेशनली शी इज़ रियली वेरी फेमस। और इनका बड़ापन है कि इन्होंने मेड होम को आप लोगों के लिए ज्वाइन किया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। नाउ आई एम गिविंग माइक टू डॉक्टर नाइला आतिफ। उगरस पीने आई हैं, उगरस पिलाने आई हैं। I'm नाइला आतिफ, और मैंने I have done my FCPS in histopathology, और अभी मैं अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज में एज HOD, और ये एक्सपीरियंस जो है तब से है जब से मैंने हाउस जॉब की है कॉलेज, और फिर वहाँ से लेकर मुख्तलिफ कॉलेजेस में करते करते अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज तक में जो है वो अपना करियर मेरा तब तक का है। फिर मैंने FRCPL में जो है मैं FRC पैथ की तैयारी जो है ना वो मैं करवाती हूँ ऑनलाइन, जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल स्टूडेंट्स जो है वो मेरे मेंबर्स हैं। और बेसिकली मैंने मेड होम को इसलिए बात करके लगा कि ये लोग एक्चुअली स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। और बिल्कुल सेहरा ने सही कहा कि अगर आपकी बेस सही नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली आप किस तरीके से अपना एग्जाम जो है, अगर आप पास तो कई दफा कुछ लोग लक से हो जाते हैं और उसमें लेकिन उनका नहीं होता, उसके बाद फिर जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो ऑब्वियसली उनको जरा मुश्किल होती है क्योंकि उन्होंने इवेंचुअली थॉरली हर चीज नहीं की होती। तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, पहले जब मैंने एग्जाम दिया तो ऐसा कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं था और कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो है वो इस तरह के कोर्सेज जो है वो आ रहे हैं और वो कि बहुत हेल्पफुल हैं, और जो कि उसमें ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फुली अवेयर हो जाएंगे और कि किस तरीके से जो है वो पढ़ाई जो है वो करनी है। ऐसा आपको पता है कि FCPS जो है वो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और पार्ट 1 जो है जब आप देने के लिए जाते हो तो आपको एक दिन में 2 पेपर्स देने पड़ते हैं जो कि बहुत हेक्टिक हो जाता है। और अगर
उसमें अगर आपका नॉलेज साउंड नहीं होगा तो आप अंडर प्रेशर आ जाते हो और आपको स्ट्रेस में आ जाते हो और आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली डिफरेंट स्पेशलिटीज के लिए होता है, मेडिसिन सर्जरी हर एक का डिफरेंट होता है, लेकिन पैथोलॉजी जो है वो हर एग्जाम में जो है ना वो जरूरी है। चाहे वो पैथोलॉजी का इटसेल्फ स्पेशलिटी वाइज पैथोलॉजी का एग्जाम हो या मेडिसिन का एग्जाम हो, तो पैथोलॉजी तो जरूर पढ़नी होती है। पेपर 1 के अंदर पैथोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट आता है और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आते हैं, लेकिन पेपर 2 जो होता है उसके अंदर पैथोलॉजी बहुत ज्यादा आती है। आप पैथोलॉजी छोड़ नहीं सकते, आप उसको जरूर करना है आपने। और मेडिसिन जो है वो उसका हो FCPS पार्ट 1 का एग्जाम या इवन पैथोलॉजी का हो, तो उसमें पैथोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा पूछी जाएगी, जनरल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फिर स्पेशल पैथोलॉजी। अब बेसिकली ये है कि अब आपने पढ़ना कैसे है, कौन सी किताबें लेनी है। सबसे पहले जब आप सोचते हो कि आपने एग्जाम देना है तो आप ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेस में होते हो कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लोगों से कांटेक्ट करते हो। रॉबिन्स हम पूरे 4 साल टीचर्स कहते आते हैं पढ़ो 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 रॉबिन्स पढ़ो, लेकिन रॉबिन्स एक अच्छी किताब है। रॉबिन्स अंडर ग्रेड के लिए भी वही किताब है, पोस्ट ग्रेड के लिए भी वही किताब है। लेकिन जब आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हो और उसके साथ अगर आपने पढ़ना हो पैथोलॉजी को भी और वो भी रॉबिन से, तो आप उसके लिए वो टाइम बहुत कम है। तो आपको एक ऐसी किताब चाहिए होगी जो कि कंसाइज हो, जिसमें नॉलेज भी पूरा हो, जो आपको हर तरीके से हेल्प करे और जो बेसिकली MCQ सॉल्व करने में आपकी हेल्प करे, जो कि बेसिकली आपके एग्जाम का पैटर्न है। तो उसके लिए आपको BRS जो है वो बहुत अच्छी किताब है, जनरल पैथोलॉजी के लिए बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद अगर आपने स्पेशल पैथोलॉजी पढ़नी है तो फर्स्ट एड से पढ़ सकते हैं। ये गोल्डन बुक जो है और रॉबिन बुक जो है वो अननेसेसरी है। रॉबिन्स बहुत ज्यादा हो जाती है और गोल्डन जो है वो कम होती है। कुछ लोग पढ़ते हैं गोल्डन, लेकिन ऑब्वियसली उसमें वो सारा नॉलेज कवर नहीं होता। तो हमारे जो लेक्चर्स होंगे और वो होंगे वो इस तरह के होंगे कि आपको लेट सपोज अगर आपने ये रॉबिन्स वगैरह नहीं पढ़ी हुई तो आप जो है ना वो फिर भी आप अंडरस्टैंड करोगे और आपका कॉन्सेप्ट और नॉलेज इस तरह का डेवलप हो जाएगा कि आप कोई भी MCQ किसी तरीके से भी आता है तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। MCQs की जहाँ बात आती है तो बहुत चीजें अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, मुख्तलिफ MCQs हैं, रिकॉल बुक्स हैं, फिर मेडिकॉल राबे अली है जो कि आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने जो है ना वो बहुत मटेरियल लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उसको फिर जो है वो टाइम पे खत्म नहीं कर पाते। तो हम प्रोग्राम हमारा होगा जिसमें हम आपको सारा कोर्स कवर कराएंगे, जिसमें आपको परेशानी नहीं होगी कि जी आपने इधर उधर कैसे जो है ना वो करना है सॉल्व। पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा? MCQs और MCQs, सिर्फ MCQs ही होंगे। MCQs डिफरेंट तरह के होंगे, C1 लेवल का MCQ होंगे, C2 लेवल के MCQ होंगे और C3 लेवल के MCQ। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? C1 लेवल का MCQ वो होता है जिसमें सिर्फ आपका नॉलेज चेक करते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चंस होंगे, छोटे सिंगल लाइन का की स्टेम होगी और नीचे जो होंगे वो आपका जो है वो जो ऑप्शंस होगी वो उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। वो आपको मतलब कुछ टॉपिक चीजें होती हैं जो आपको मेमोराइज करनी होती हैं, जो कि आपने करनी होती हैं। और C2 लेवल के MCQs ऐसे हैं जिसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और फिर आप उस सवाल का जवाब देते हो। और C3 लेवल का MCQ ऐसा होता है जिसमें आपका पूरा क्लिनिकल सिनेरियो डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और मेडिसिन के को सबको इंटरैक्ट करते हो। और वो इस तरह के जो MCQs होते हैं वो ज्यादा पेपर 2 के अंदर होते हैं। कैसे आपने तैयारी करनी होगी पैथोलॉजी की? सबसे पहले आप चैप्टर वाइज अपने कोर्स को डिवाइड करोगे, टाइम टेबल बनाओगे, छोटे चैप्टर्स को ऑब्वियसली कम टाइम दोगे, बड़े चैप्टर्स को ज्यादा टाइम दोगे। चैप्टर करने के बाद आप उसके MCQs करोगे, जितनी किताबों में से MCQs कर सकते हो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका फ्रेम ऑफ माइंड MCQ में आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी MCQ को समझना कैसे है, पूछ क्या रहा है उसके अंदर। अगर आपको नहीं आता जवाब तो कोई बात नहीं, बहुत सी किताबें ऐसी हैं जिनके एंड पे एक्सप्लेनेशन दी होती है और आप एक्सप्लेनेशन पढ़ के जो है ना वो आप उस ना सिर्फ वो MCQ तैयार कर सकते हो बल्कि उसके जो 4-5 जो ऑप्शंस हैं आप वो भी उनके बारे में भी नॉलेज आपको मिल जाएगा। पुराने जो हैं वो पेपर्स, पुराने क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए आपको, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम पैटर्न जो है वो एक ही रहता है। क्वेश्चंस का प्रोपोर्शन चेंज कर देते हैं, उनका पूल बैंक जो है वो डेवलप्ड है, उसी में से वो आगे पीछे सवालों को करते रहते हैं।
तो पास पेपर्स आपने जरूर करने हैं, बिकॉज दैट एक्चुअली विल गिव यू द एक्चुअल फील ऑफ एग्जाम, कि एग्जाम में सवाल किस तरीके से आते हैं। तो लेकिन उनके ऊपर नहीं रहना कि आपसे पास पेपर्स कर लें और वो कर लें। आपने पहले कोर्स को पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यूज बुक्स करनी है, फिर उसके बाद आपने ये सारे सवाल जो हैं वो साथ साथ करते जाना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होती हैं एग्जाम के लिए? जब भी आपको एग्जाम देने के लिए करते हो, उसके लिए 3 महीने से ज्यादा का टाइम जो होता है वो वैसे भी वेस्टेज होता है। तो 3 महीने का टाइम जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपने फोकस रहना है, पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना कि ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि बहुत लोगों ने फेल किया है तो कहीं मैं भी फेल ना कर जाऊं। तो पॉजिटिव रहना है। आप अपने कमरे में जाएं और कमरे में जाके एक दीवार के ऊपर लिख लें कि मैं ये एग्जाम पास कर लूंगा या पास कर लूंगी। आप यकीन करें आपका एग्जाम कभी फेल नहीं होगा। आप रोजाना जाएं, आप रोजाना उसको देखें। जब आपने सीक्रेट बुक पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं उसका थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। वो ये कहती है कि जी आप जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं वो चीज आपके पास खुद आती है, ठीक है। तो आपने जो है ना वो फोकस रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप को देखना है कि आपने कहाँ पर ट्रेनिंग करनी है, आप अपने आप को वहां फील करें और इंशाल्लाह आप वहां पे होंगे। एग्जाम कोई मुश्किल नहीं होता, कोई इसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पे ट्रस्ट करें, मेहनत करें, और अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। डायरेक्शन चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उस डायरेक्शन को फॉलो करें। नॉलेज को कभी जाया नहीं होगा। कभी आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा, जो सुना होगा, वो आप शेयर करें एक दूसरे के साथ, उससे बढ़ेगा आपका नॉलेज। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें, ज्वाइन करें, ग्रुप बनाएं, अपना नॉलेज शेयर करें, कुछ उनसे सीखें, कुछ उनको सिखाएं, ठीक है। अपने सारे पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो करें। उसके बाद एक कॉपी बना लें, शुरू से एक कॉपी बना लें। वो पॉइंट जो आपको भूलता है आप उसको आराम से लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। रोजाना 5 मिनट सुबह के टाइम नमाज पढ़ें, दुआ करें, अपना किताब कॉपी पढ़ने के लिए तैयारी करें, नाश्ता करें, अपने आप को एनर्जेटिक रखें। उसके बाद उन कॉपी को खोलें, उसमें पहले आपने रिवाइज करने हैं वो पॉइंट्स जो आपको नहीं आ रहे थे, आपने आराम आराम से उनको पढ़ते जाना है। नहीं याद हो रहे कोई बात नहीं, आप यकीन करें आपका दिमाग एक कंप्यूटर है, उसके अंदर चिपें फिट है। आप जो सफा देखेंगे आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगा, वैसे प्रिंट हो जाएगा वो। आप यकीन करेंगे आपको इम्तिहान के अंदर कोई मुश्किल नहीं होगी। एग्जाम से पहले रिवाइज करना आपका बहुत जरूरी होगा। मोटी मोटी चीजों को इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप नोटबुक बनाएं, स्केड्यूल बनाएं, उसको स्टिक करें। अगर लेट सपोज अगर आप स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो भी जाता है, छोड़ दें उस टॉपिक को, अगले टॉपिक पे चले जाएं और उस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके बाकी टाइम में जो है ना वो उसको करते जाएं। हम कैसे करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराएं, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इस तरह कराएं कि वो टॉपिक्स जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जिनमें एक छोटे से डिफरेंस से डायग्नोसिस बदल जाती है, हम उस तरीके से आपको तैयारी करवाएं। चैप्टर वाइज तैयारी कराएंगे। क्रैश कोर्स अटेंड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है पैथोलॉजी में, आप वो सेपरेटली भी ले सकते हैं। जनरल पैथोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल पैथोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम आपके लिए रेडी हैं, हम आपके लिए तैयार हैं, और कोई नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आपने करना क्या है, आपने डिसाइड करना है, डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है, आपने किस तरीके से पढ़ना है। आपने हमें ज्वाइन करना है। हमारे मोटिव्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, हम आपको पास करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसे लोग आए मेडिसिन के अंदर जिनका नॉलेज साउंड हो, उनकी बेस लाइन स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो इसलिए प्लीज हमें आप ज्वाइन करें, और ऑब्वियसली हम जो है हम आपके लिए हेल्प के लिए तैयार हैं, ठीक है। ओके, तो अभी मैं आपका जो है ना वो एक छोटा सा टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया था ताकि आप देख लो कि मेरी टीचिंग आपको कैसी लगती है, और मैं आपका फीडबैक भी लूंगी उस बारे में। अगर आपको लगता है कि जी मैं मुझे कुछ और जो है वो तरीके से पढ़ाना चाहिए या उसमें कोई चीज मुझे चेंज करनी चाहिए, तो आई एम रेडी फॉर दैट। कुछ ऐसा नहीं है कि जी मैं अवेलेबल नहीं होंगी आप लोगों के लिए, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगी। और आप लोग देख सकते हैं ये स्क्रीन मेरी? यस मैम, देख रहे हैं। ओके, गुड, ठीक है। सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हम इस वक्त जो है ना वो हम स्टार्ट करें टॉपिक का। तो मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी में, और विच इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन।
और इन्फ्लेमेशन, वो इन्फ्लेमेशन आपको पता है कि इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब भी कहीं पे इंजरी होती है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, कोई चोट लगती है इंसान को, कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है, थर्मल इंजरी होती है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो सेल्स जो हैं बॉडी के वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो दौड़ लगाते हैं उस जगह पे ताकि उस इंजूरियस एजेंट को जो कि बॉडी के अंदर एंटर हुआ है उसको रिमूव करें, ठीक है, और अगर कोई और इंजरी हुई है तो उसको भी रिमूव करें, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सेल्स जो होते हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त होता है। सबसे पहले जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जब फौरन जो रिस्पॉन्स देती है और बॉडी जो देती है रिस्पॉन्स को एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो जरा लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स होता है और जो जरा ज्यादा लंबा रिस्पॉन्स होता है। एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ कि जैसे लेट सपोज एक बंदा है, उसने बहुत ज्यादा एस्पिरिन की गोलियां खा ली हैं, उसने बहुत ज्यादा गोलियां खा ली हैं और अब क्या हुआ है कि जी उसको ब्लीड शुरू हो गई है, ठीक है, उसके स्टमक में ब्लीड शुरू हो गई है और वो हिस्ट्री आता है, बताता है, इमरजेंसी आता है तो पता चलता है कि जी उसने बहुत सारी गोलियां, उसको पेन हो रही थी, उसने बहुत सारी गोलियां जो है ना वो फक्का मार लिया। तो सो वो जो रिस्पॉन्स है वो उसमें अल्सरेशन हो रही है स्टमक की, लेकिन एक्यूट रिस्पॉन्स है, ठीक है, फौरन ही इतनी ज्यादा गोलियां खाने से फौरन जो है वो इफेक्ट हुआ है। लेकिन अब अगर एक लेट सपोज एक बंदा है, उसके जॉइंट्स में दर्द होती है, उसको बूढ़ा है और वो उसके लिए पेन किलर्स ले रहा है, हर रोज वो एक पेन किलर लेता है, एक दिन एक पेन किलर लिया, अगले दिन 2 लिए, फिर 4 ले लिए, ठीक है, इसी तरह वो बढ़ाता जा रहा है अपनी। तो एक लंबे अरसे के बाद अचानक उसको स्टमक में दर्द होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी और वो प्रेजेंट करेगा जीआई ब्लीड के साथ। तो वो चूंकि लंबे अरसे तक हुआ तो उसको जो है वो कहेंगे आप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो कि बहुत ज्यादा लंबे के से हुई है, और जो वो होगी जो फॉरन हुआ है दैट विल बी एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ओके, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन, देयर इज इंजरी, और फिर उसके बाद बॉडी जो है वो रिपेयर करना शुरू हो जाती है और उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि एक तरफ रिपेयर हो रही है, एक तरफ इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो दैट इज बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और इसके ऊपर भी आपको जो है ना वो एमसीक्यू जो है वो आ सकता है जिसमें वो पूछ सकते हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैसी होती है। उसके बाद जी अब आ जाए आप, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कब शुरू हो सकती है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई, उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है, वो भी एक प्रोसेस हो सकता है। या ऐसे हो सकता है कि वो कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन ना हो लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो इटसेल्फ हो जाए, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस में, एथेरोस्क्लेरोसिस में, ट्यूबरकुलोसिस में, ठीक है, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस। सो दीज कंडीशंस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या है, क्यों होगा लंग में फाइब्रोसिस? कि आप एक बंदा है जो कि बाहर जाता है और वो ब्लैक जो एंथ्राकोटिक पिगमेंट है उसके अंदर वो इनहेल कर रहा है, स्मोक को इनहेल कर रहा है, कार्बन को इनहेल कर रहा है, और वो जो है इनहेलेशन की वजह से उसकी बॉडी में कुछ साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं और वो इंजरी कर रहे हैं, इंजरी के बाद वो फाइब्रोसिस हो रही है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस और वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। तो क्या कॉजेज हो सकती हैं, क्यों क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी? कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और समटाइम्स एक स्पेशल फॉर्म हो जाती है इस इन्फेक्शन की जिसको हम कहते हैं ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन और ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की दूसरी कॉज क्या हो सकती है? इम्यून मीडिएटेड हो सकती है, ठीक है, जैसे एसएलई में, रूमेटाइड में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, उसमें क्या होता है कि बॉडी के में अंदर कॉन्टिन्यूअस शावर ऑफ एंटीजेंस रिलीज होता रहता है और वो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता रहता है, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस डैमेज की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है कि जी कोई टॉक्सिक एंडोजिनस एजेंट है, एक्सोजिनस एजेंट है, बॉडी के अंदर से हो गया है या बाहर से आ गया है और वो डैमेज कर रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि जी कार्बन कर सकता है, इसी तरह सिलिका कर सकता है और वो सिलिका इन्फ्लेमेशन कर सकता है लंग के अंदर, इसको हम सिलिकोसिस कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि एक बंदा है जिसको बहुत ज्यादा फैटी हाइपरलिपिडेमिक है, उसमें फैट लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, और उसके बाद स्मोकर भी है, डायबिटिक भी है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जी उसकी आर्टरीज में क्लॉगिंग हो रही है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, लिपिड्स जो होते हैं वो टॉक्सिक हो जाते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं वो टॉक्सिक हो जाएंगे, तो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ एक्सपोजर
and that causes chronic inflammation. Chronic inflammation, सबसे पहले हमने कहा कि acute inflammation से क्यों डिफर कर रही है, लंबी ड्यूरेशन की है, ठीक है, और कोई छोटा एजेंट है जो कि बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक डैमेज किया जा रहा है तो वो chronic inflammation कर रहा है. अब उसके अंदर सेल्स कौन से आ सकते हैं? एक्यूट इन्फ्लेमेशन के सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स. बेसिकली ये क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय करेंगे सेल्स को, टिश्यू डिस्ट्रक्शन करेंगे. उसके बाद देन द बॉडी विल स्टार्ट हीलिंग, और हीलिंग हो जाएगी और वो डैमेज टिश्यू रिप्लेस होना शुरू हो जाएगा, एंड देयर विल बी न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन व्हिच इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस, और फिर उसके बाद फाइब्रोसिस होनी शुरू हो जाएगी. मैक्रोफेजेस, they are very important cells. जब मोनोसाइट्स ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो वो मोनोसाइट्स होते हैं. when they leave blood circulation, when they enter tissue cells, वहां पे आते हैं तो वो मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, ठीक है. और ये मैक्रोफेजेस बेसिकली क्या होते हैं कि जी मुख्तलिफ इनके नाम होते हैं. लिवर में इनको कूफर सेल्स कह देते हैं, स्प्लीन में इनको और लिम्फ नोड में इनको साइनस हिस्टियोसाइट कह देते हैं, लंग्स में एल्वियोलर मैक्रोफेजेस नाम आ जाता है, और सीएनएस में इनको माइक्रोग्लाया कह देते हैं. तो होते तो ये मैक्रोफेजेस ही हैं, बट इनके डिफरेंट नाम होते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया वेयर दे आर प्रेजेंट, ठीक है. ये बेसिकली एक पिक्चर है जो कि बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टेम सेल था, वहां से मोनोब्लास्ट बना, वहां से मोनोसाइट बना, वहां से मैक्रोफेज बना, और फिर वहां से वो एक्टिवेट हो गया मैक्रोफेज, और वो डिफरेंट जगहों पे चला गया, और जहां पे चला गया वहां पे अकॉर्डिंगली उसका नाम वही पड़ गया, ठीक है. सीएनएस में माइक्रोग्लाया, लिवर में कूफर सेल्स, लंग में एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, और बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट्स. अब इन मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, बेसिकली करते क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जी मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस करेंगे, रिमूव करेंगे उस टिश्यू को जो कि वहां पे इंजरी की वजह से पड़ा हुआ है, डेब्री को रिमूव करेंगे, वहां से इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, ठीक है, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज करेंगे, नाइट्रिक एसिड रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे. फिर क्या करेंगे ये कि ये कुछ फैक्टर्स ऐसे रिलीज करेंगे जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन होगी फाइब्रोब्लास्ट की, ठीक है. वो कौन से होंगे? कीमोटैक्सिस होगी. यानी कीमोटैक्सिस का मतलब होता है क्या कि जब कोई सेल किसी इमीडिएटर की वजह से मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है. तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, टीएनएफ, ये फैक्टर्स रिलीज होंगे. उसके बाद ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे मैक्रोफेजेस, क्योंकि ये ऐसे फैक्टर्स रिलीज करेंगे जो ब्लड वेसल को बनाएंगी. उसमें वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, FGF2 और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होगा. उसके बाद क्या करेंगे कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कुछ डिपॉजिट करेंगे, रीमॉडलिंग में भी हेल्प करेंगे. उसमें ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, बीटा, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, कोलैजिनेजेस एंड मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस. सो ये साइटोकाइंस जो होंगे रिलीज होंगे. हाफ लाइफ मोनोसाइट की ऑब्वियसली 1 डे होती है, लेकिन मैक्रोफेज जो होते हैं वो सेवरल इयर्स तक और मंथ्स तक जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं और रह सकते हैं. अब बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का सबसे ज्यादा हॉलमार्क क्या है? वो टिश्यू डिस्ट्रक्शन है, और वो क्या चीज कर रहे हैं? वो ये मैक्रोफेज कर रहे हैं. इसके बाद और अदर कौन से सेल्स हो सकते हैं जो हो सकते हैं? जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइट्स. प्लाज्मा सेल्स हैं, वो बी लिम्फोसाइट से रिलीज होंगे. इओसिनोफिल्स ड्यू टू पैरासिटिक इन्फेक्शंस, इम्यून रिएक्शंस, मास्ट सेल्स एलर्जीज के अंदर होंगे. इओसिनोफिल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इओसिनोफिल बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर एक मेजर बेसिक प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि पैरासाइट्स के लिए टॉक्सिक होती है, लेकिन और इसलिए ये पैरासिटिक इन्फेक्शन को हेल्प करते हैं, रिमूव करने में हेल्प करते हैं. मास्ट सेल्स दोनों चीजों में होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स में होते हैं, एलर्जीज में हो सकते हैं, इंसेक्ट वेनम में हो सकते हैं. मास्ट सेल्स ये वहां पे पाए जाते हैं. न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वैसे तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पार्ट है, लेकिन अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बहुत देर तक हो तो कुछ ऐसी फॉर्म्स है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जिसके अंदर एब्सेसिस बन जाती हैं, ठीक है, जैसे ऑस्टियोमेलाइटिस, जिसके अंदर न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेट जो होता है वो परसिस्ट करता है बहुत देर तक. फिर एक्यूट फेज प्रोटीन्स जो होती हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, एमिलॉइड प्रोटीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लिवर में बनती हैं, लेकिन ये रेज हो सकती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. साइटोकाइंस, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरल्यूकिन 6 है, इंटरल्यूकिन 1 है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, CRP है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होती हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं MI के पेशेंट्स के अंदर.
ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की। डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, ट्यूबरक्लोसिस, सार्कोइडोसिस, कैट स्क्रैच, लिम्फोग्रैनुलोमा, इंग्वाइनल, लेप्रोसी, ब्रुसिलोसिस, सिफिलिस, माइकोटिक इन्फेक्शंस, बेरिलोसिस एंड सम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ग्रैनुलोमा बेसिकली होता क्या है? एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक फोकस है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, मैक्रोफेजेस इकट्ठे होते हैं, स्लिपर शेप्ड लंबे बन जाते हैं, ठीक है, और इनको हम कहते हैं एपिथेलियोइड सेल्स। क्योंकि एपिथेलियोइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एपिथेलियल से मिलते हैं, उसके बाद लिम्फोसाइट्स आते हैं, प्लाज्मा सेल्स आते हैं और वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे और ये बना देते हैं ग्रैनुलोमा। ये ग्रैनुलोमा होता है। और इसमें जाइंट सेल्स होते हैं। जाइंट सेल्स जो होते हैं, आप देख रहे हैं कि एक ऐसे बड़े बड़े सेल्स हैं जिनके अंदर जिनके न्यूक्लियाई जो है पेरिफेरल तौर पे अटैच्ड है, और दरमियान में आपको पिंक एमोफस मटेरियल नजर आ रहा है विच इज बेसिकली नेक्रोसिस। एपिथेलियोइड सेल्स जो होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं। अब लेट सपोज अगर एक ग्रैनुलोमा कैसे होगा, उसमें जो जाइंट सेल होगा उसमें लेट सपोज अगर 10 एपिथेलियोइड सेल्स मिलेंगे तो उस जाइंट सेल के अंदर 10 न्यूक्लियाई होंगे। जाइंट सेल्स जो होंगे वो 40 to 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर हो सकता है, ठीक है, और इनके अंदर 20 से ज्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जाइंट सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। ये भी अगेन पिक्चर वही है, देखिए लैंगहैंस टाइप ऑफ जाइंट सेल्स ग्रैनुलोमास में होते हैं, फॉरेन बॉडी टाइप ऑफ ग्रैनुलोमास हो सकते हैं, टू टोन जाइंट सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, अल्जाइमर्स में आ सकते हैं, हर्पीज में भी जाइंट सेल्स होते हैं, ठीक है, और ऑस्टियोक्लास्ट जो एक बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है उसके अंदर भी जाइंट सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या है जी, बेसिकली क्या है कि जी जब उसके अंदर डैमेज होता है, जब हैमरेज होती है तो कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स जो होती हैं वो जमा हो जाती हैं और उनके दरमियान में उनके इर्द गिर्द भी जाइंट सेल्स आ सकते हैं। लैंगहैंस टाइप ऑफ जाइंट सेल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्यूबरक्लोसिस के अंदर होता है। इसको लैंगरहैन नहीं कहना, लैंगरहैन इज अ नेम फॉर हिस्टियोसाइट व्हिच इज प्रेजेंट इन स्किन, ओके, और ये हॉर्सशू शेप फॉर्म में होगा। और फॉरेन बॉडी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें भी जाइंट सेल्स बनते हैं, लेकिन जो जाइंट सेल्स होते हैं वो हैप्पैजिडली अरेंज होते हैं। तो ग्रैनुलोमास उनकी बेस के ऊपर फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमास जैसे टैल्क, सुचर्स उनकी वजह से बन सकते हैं, ठीक है, और इम्यून ग्रैनुलोमास भी होते हैं। इम्यून ग्रैनुलोमास बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के अंदर बनते हैं और जिसके अंदर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, गामा इंटरफेरॉन एंड दीस साइटोकाइन्स दे प्ले अ पार्ट। इम्यून ग्रैनुलोमा माइकोबैक्टीरियम में मैंने आपको कहा कि वो बनता है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्रोसिस होती है दैट इज केजियस नेक्रोसिस। उसके बाद क्या होता है कि कैसे आप उसको करोगे, आइडेंटिफाई करोगे या उसको आप डायग्नोज कैसे करोगे। ऑब्वियसली एसिड फास्ट बेसिलस जो होंगे वो करेंगे, स्टेन करेंगे, वो उसके अंदर होगा। कल्चर कर सकते हैं आप, मोलेकुलरली आप पीसीआर कर सकते हैं, उसके बाद सीरोलॉजिकल स्टडीज करते हैं सिफिलिस के अंदर। इसके अलावा ये इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स के साथ जो ग्रैनुलोमास थे पीछे वाले वो सारे वो थे, लेकिन कुछ नॉन इन्फेक्शियस ग्रैनुलोमास भी होते हैं, जैसे सार्कोइडोसिस हो गया, बेरिलोसिस, टैग ग्रैनुलोमेटोसिस, रेक्टस ग्रैनुलोमेटोसिस, एस्पिरेशन निमोनिया, कोई भी चीज एस्पिरेट कर लिया उसके जाइंट सेल्स बन जाएंगे, उसके ग्रैनुलोमा बन जाएगा, और रूमेटाइड नोड्यूल्स। स्पेशल स्टेन्स आप कौन से कर सकते हैं? जेडन स्टेन कर सकते हैं फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, जीएमएस स्टेन, गुमोरी मेथिनामीन सिल्वर स्टेन कर सकते हैं फंगस के लिए, पीएस कर सकते हैं, कंबाइंड फोंटाना मेसन और एल्शन ब्लू स्टेन कर सकते हैं। दिस इज अगेन अ टेबल शोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस which form granulomas. Tuberculosis क्या होती है? Basically it is a disease which is caused by Mycobacterium tuberculosis, जिसमें caseating granulomas होंगे, ठीक है, और इसमें epithelioid cells होंगे, lymphocytes होंगे और हिस्टियोसाइट्स होंगे, और उसके बाद आपको और तरह के जाइंट सेल्स भी होंगे, ठीक है। तो this is tuberculosis affects different parts of the body, like lung को करेगी, CNS में भी जा सकती है, intestines में भी जा सकती है, ठीक है। Epididymis is the commonest site for tuberculosis, liver, spleen, peritoneum, एडिनेक्सा, ब्लैडर, और उसमें इस तरह देखो दरमियान में पिंक है, वो नेक्रोसिस है और वहां पे जाइंट सेल नजर आ रहे हैं, और उसके बाद लिम्फोसाइट्स। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और इसमें क्या होता है कि एसिड फास्ट बेसिलाई मैक्रोफेजेस के अंदर चले जाते हैं और इसमें नेक्रोसिस बेसिकली नहीं होती, इज नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास
and you can see that this is a granuloma showing here. Skin के अंदर है granuloma और इसमें necrosis नहीं है, और इस तरह जो है वो presentation होगी. Syphilis Treponema pallidum के सरी होती है. इसमें जो important structure जो बनता है that is gamma, or which is again composed of histiocytes, macrophages, plasma cells, और उसके अंदर necrosis होगी लेकिन कोई cellular outline का loss नहीं होगा. Okay? तो ये है Treponema pallidum और इसमें necrosis जो है वो show हो रही है. Cat scratch disease again gram negative bacillus से होती है, ठीक है, और इसमें giant cells नहीं बनते. This is a kind of granuloma जिसमें giant cells, इसमें नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास होंगे और इसकी एटियोलॉजी जो है वो अननोन है. जाइंट सेल्स वैसे ही ट्यूबरक्लोसिस की तरह हॉर्सशू शेप्ड होंगे, लेकिन उसको डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, बिकॉज इसमें केजिएशन नहीं होगी. तो वो ग्रैनुलोमा जिसमें केजिएशन ना हो वो सार्कोइडोसिस की वजह से होंगे. क्रोन्स डिजीज जो कि बेसिकली इम्यून रिएक्शन होता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया और सेल्फ एंटीजन, उसमें भी नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास होंगे. तो दो कंडीशंस होंगी जिनमें नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं, सार्कोइडोसिस और एक क्रोन्स डिजीज जो कि आईबीजी का पार्ट है. ठीक है, ये ग्रैनुलोमा है जो कि गट के अंदर है और इसमें कोई केजिएशन नहीं है, और ये नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा है. दिस इज फॉरेन बॉडी टाइप ऑफ ग्रैनुलोमा. ओके, तो अभी तो मैंने ये सिर्फ एक लेक्चर लिया है, लेकिन जो और इसमें मैंने आपको बताया है कि जी कौन से पॉइंट्स है जिनके ऊपर एमसीक्यूज बन सकते हैं, कौन सी चीजें जो है इम्पोर्टेंट है. ये रिकॉर्डेड सेशन होता है, आपको ये आई थिंक मिल भी जाएगा. और हमारे जो बेसिक पैटर्न होगा आगे लेक्चर्स का मेरा, उसमें ये होगा कि एमसीक्यू रख के पहले और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, और दरमियान में आपको टॉपिक में भी हम आपको एमसीक्यूज बताते रहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने मेमोराइज करना है, इसको याद करना है और इसको इस तरीके से लेके चलना है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ भी आई होगी. थोड़ा सा मैं थोड़ा फास्ट गई थी थोड़ा टाइम के हिसाब से, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टाइम स्केड्यूल्ड होगा और उसमें हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे ताकि आप जो है वो एंजॉय भी कर सकें लेक्चर को, आपको ऐसा ना लगे कि इतना ज्यादा मुझे पढ़ा दिया गया. ठीक है, थैंक यू सो मच.